साथियों, सबको नमस्कार। श्री राम कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, इतिहास की कक्षाओं में आप अध्ययन करते हुए आ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल कौन कौन से थे। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो ताम्र पाषाणिक जो पुरास्थल थे, उनकी प्राचीनता, स्थिति, वहां से मिलने वाले जो फाइंडिंग्स, जो साक्ष्य थे, उनकी चर्चा कर रहे थे। पूर्व की क्लासों में आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो दोस्तों वो फील्ड होगा, वो है चनहूदड़ो। और चनहूदड़ो जो स्थल है वो दोस्तों वो भी पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान के जो मोहनजोदड़ो से सटा हुआ प्रदेश है वहां पर यह स्थान बसा हुआ था। लेकिन इसके बाद जो हम भारत की ओर रुख करेंगे तो इसी पुरातात्विक स्थलों के क्रम में आज का जो महत्वपूर्ण पुरास्थल है वो है दोस्तों चनहूदड़ो। चनहूदड़ो की जो हम स्थिति, लोकेशन का पता करना चाहेंगे कि चनहूदड़ो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, ये भी पाकिस्तान में जो आपका लरकाना जिला है उसके सीमावर्ती क्षेत्र में मुख्य सिंधु नदी के तट पर ही बसा हुआ है। मुख्य तट जो आपका सिंधु नदी का आता है उसके बाएं किनारे पर स्थित है। और चनहूदड़ो के बारे में कल बता चुका था कि पूर्व की कक्षा में कि ये एक श्रृंगारिक स्थल या औद्योगिक नगर रहा था। दोस्तों, स्थिति की जो बात करें, ये आपको मुख्य सिंधु नदी के किनारे बसाना है और ये आप मोहनजोदड़ो के पास में बताएं। आगे चले, इसकी खोज किसने की है और विधिवत ढंग से उत्खनन किसने किया है। तो दोस्तों, इसकी खोज जो है 1921 में एन.जी. मजूमदार के द्वारा की गई है और इसका उत्खनन जो है 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया है। आगे चले दोस्तों, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इस स्थल की आपको विशेषताएं खास ढंग से याद रखनी है कि इस स्थल पर क्या क्या सामग्री मिली है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है कि ये जो चनहूदड़ो है ये दो टीलों के स्थान पर एक ही टीला में अवस्थित था। एक ही टीले से आशय यह है दोस्तों, छोटा नगर था। तो छोटा नगर होने के कारण पूर्व और पश्चिम टीलों में इनका निवास स्थान नहीं होकर वो दोनों जो प्रशासनिक और दोनों लोग एक ही टीले के अंदर निवास करते थे। शहर भी उसी में और दुर्ग भी उसी में, तो एक ही सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ क्षेत्र जो था वो कौन सा था? चनहूदड़ो। आगे दूसरी विशेषता, दुर्ग का अस्तित्व नहीं, मतलब है कि नगर और दुर्ग दोनों भिन्नता लिए हुए नहीं था। तीसरी जो इसकी विशेषता है दोस्तों वो क्या है कि अर्नेस्ट मैके ने यहाँ पर 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। 3 संस्कृतियों का आशय यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले कुछ लोग रहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी लोग थे और उसके पश्चात भी लोग बसे हुए थे। उन तीनों संस्कृतियों के नाम दिया है सिंधु संस्कृति, दूसरा है जूकर संस्कृति और जो तीसरी जो है झाकर संस्कृति के 3 लेयर अलग अलग अवस्था में मिली। आगे चले, इसकी चौथी विशेषता बताई गई है कि ये सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर था। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। क्योंकि यहाँ पर कुशल कारीगर निवास करते थे और विभिन्न प्रकार की आवश्यक जो नित्यकर्म और आपकी दैनिक श्रृंगार के लिए उपयोगी होती थी उन सामग्रियों का निर्माण करते थे। आगे चले दोस्तों, कि इस सभ्यता से जो हमें कुछ फाइंडिंग मिली है और कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जो कि इसके बारे में दर्शाती है, विधिवत ढंग से हम वर्णन करने जा रहे हैं कि जो आपका चनहूदड़ो है, इस चनहूदड़ो से जो श्रृंगारिक सामग्री मिली है उन श्रृंगारिक सामग्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रृंगारिक सामग्री कौन कौन सी है। वो देखो दोस्तों कि पहली बात जो श्रृंगार के लिए प्रयोग में लाई जाती है उन श्रृंगारिक सामग्री की मैं लिस्ट आपको बनाता हूं। वो लिस्ट किसी को बताना मत, कौन कौन सी श्रृंगारिक सामग्री। तो यहां से चनहूदड़ो से एक तो है मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना। अब कारखाना का मतलब ये औद्योगिक स्थल था। दूसरा आता है कि मनके क्या होते हैं और मोती क्या होते हैं। दोस्तों, जो मनके जो होते हैं कि जो प्योर आपके गोल मटोल जो चमकीले वस्तुएं होती हैं, जो चाहे धातु को हो चाहे कांच की हो,
वो तो कहलाते हैं दोस्तों मनके, और अगर इसमें पिरोने के लिए अगर छेद बना दिया जाता है तो मोती बन जाते हैं दोस्तों। तो मनके और मोती, इस प्रकार के मनके बनाने का कारखाना यहाँ पर प्रचलित था। आगे चले तो इसके दूसरी सामग्री क्या, श्रृंगार पेटी। श्रृंगार पेटी का मतलब होता है कि महिलाएं अपनी श्रृंगार की जो सामग्री रखती है, ऐसी पेटी जो है कहां से मिली है, तो आपको बताना है दोस्तों चनहूदड़ों से। आगे तीसरी बात बताऊं कि जो आपका चनहूदड़ो है वहां से जो श्रृंगार की सामग्री में क्या क्या मिली है, एक आप आता है लिपस्टिक। दोस्तों लिपस्टिक जो है ये लगाने के शौकीन थे, इसको भरने के लिए जो दवात काम में लाते थे वो भी प्राप्त हुई। इसके अलावा जो यहाँ से मिला है काजल की डिब्बियां, और काजल की डिब्बियों या काजल को लगाने के लिए काजल की सलाखाएं या तीलियां आती है दोस्तों। तीलियां का मतलब होता है काजल को लगाने, बिंदी से लेकर डिब्बी से लेकर काजल लगाने की जो तीलियां होती है वो भी कांसे की बनी हुई प्राप्त हुई है। और आपको पता है दोस्तों उसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में शब्द कहते हैं अंजन शलाखाएं, यहाँ से प्राप्त हुई। आगे श्रृंगार के लिए और क्या सामग्री चाहिए आपका, जो है शीशा या दर्पण की जरूरत होती है। तो कांसे के बने हुए दर्पण या कांच कहाँ से प्राप्त हुए, चनहूदड़ों से। आगे चलें कि आपके बाल संवारने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कंघे की। हड्डी या सिंग पर बने हुए कंघे या कंघियां यहाँ से प्राप्त हुई है। आगे चल दोस्तों कि आपकी नाखून पालिश या पॉलिश जिसे कहते हैं, वो पालिश के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आगे चले तो खास बात ये कहें दोस्तों क्या, कि यहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो चित्र बड़े मजेदार हैं। क्या है कि एक जो ईंट थी जो कच्ची थी और उसे धूप में सुखा रखा था, और उस ईंट पर जो है दोस्तों एक बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो एकमात्र कहां से मिला है दोस्तों, चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार की कुछ सामग्रियां जो श्रृंगारिक भी हैं और महत्वपूर्ण हैं, ऐसी सामग्रियों का केंद्र कौन सा था दोस्तों, वो दोस्तों चनहूदड़ो। ये चनहूदड़ो कहां पर क्षेत्र था, ये था दोस्तों पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो के पास में 80 किलोमीटर दूर स्थित था। आगे चलें, इस पुरास्थल के पश्चात, इस पुरास्थल में आपसे जो प्रश्न बनते हैं कि श्रृंगारिक सामग्रियां कहां बनती थी, चनहूदड़ों से। आपको ये कह सकते हैं कुत्ता बिल्ली के पद चिन्ह कहां से मिले हैं, तो चनहूदड़ों से। आपका औद्योगिक नगर कौन सा है, तो चनहूदड़ो। श्रृंगारिक स्थल कौन सा था, तो चनहूदड़ो। ये इस तरह के प्रश्न पूछे भी गए और पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इस पुरास्थल के पश्चात आगे का जो बिंदु हम लेते हैं दोस्तों, वो बिंदु है दोस्तों कौन सा, कालीबंगा। ये चौथा स्थल आज का रखेंगे। इस कालीबंगा के बारे में हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे कि कालीबंगा, इसके बारे में आपने खूब नाम सुन रखा है। और ये कालीबंगा कहाँ का स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। तो ये हम अभी तो बात कर रहे थे पाकिस्तान की, और आज जो बात करेंगे वो दोस्तों किसकी है, भारत की। भारत के प्रमुख पुरास्थलों में मैं सबसे पहले लेके आ रहा हूं, उसका नाम क्या है, कालीबंगा। अब कालीबंगा के बारे में हम पूर्णतः विधिवत ढंग से अध्ययन करेंगे। दोस्तों ध्यान देंगे कि सबसे पहले कि कालीबंगा की लोकेशन क्या है, कि कालीबंगा जो आपका स्थल है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो कालीबंगा की स्थिति हम देख के चले तो कालीबंगा भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित था, अभी भी अवस्थित है। और ये जो कालीबंगा, ये राजस्थान का क्षेत्र है। इस राजस्थान के क्षेत्र में इस कालीबंगा की आपको स्थिति बतानी है दोस्तों। सिंधु नदी ये पाकिस्तान के इस क्षेत्र में बहती थी। इसी की एक दूसरी नदी इससे मिलती जुलती वो थी दोस्तों, जो नदी बहती थी वो है, उसका नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती थी और यहाँ पर मिलती थी, उस नदी का नाम है दोस्तों घग्गर नदी। इस घग्गर नदी के तट पर जो है आपके वर्तमान में, ये पहले तो आता है था पूरा दोस्तों, जो जिला आता था उसका नाम था दोस्तों श्री गंगानगर।
और वर्तमान में अगर कहें तो ये कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। अब दोस्तों पिछली बार जो आपकी बीएसटीएससी का प्रवेश एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया है कि कालीबंगा कहाँ पर अवस्थित है, तो उसके ऑप्शन में जो है दोस्तों हनुमानगढ़ लिखा हुआ नहीं आया, क्योंकि वर्तमान में ये हनुमानगढ़ जिले में है, लेकिन जब इसकी जानकारी और खोज हुई तब ये कौन सा जिला था, श्री गंगानगर। तो उस कारण उस ऑप्शन में जो राइट आंसर था वो श्री गंगानगर किया गया है। आगे चले दोस्तों कि इस जो स्थल है, इस स्थल के बारे में और अधिक जानकारी हम लेंगे तो सबसे पहले इस कालीबंगा का जो मुख्य बिंदु है, उस कालीबंगा के मुख्य बिंदु में पहला जो नाम आता है कि कालीबंगा जो है कौन सी भाषा का शब्द है। अगर भाषा देखें तो ये कालीबंगा जो भाषा है ये कौन सी भाषा का है, सिंधी भाषा का शब्द है। और सिंधी भाषा में इसका क्या अर्थ होता है, दो अर्थ देते हैं दोस्तों। एक तो होता है काली चूड़ियां, या एक दूसरा अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियां, काली मिट्टी की चूड़ियां। दोस्तों दोनों ही अर्थ सेम है। कालीबंगा ये आता है काली चूड़ियां या काली मिट्टी की चूड़ियां, ये इसका क्या होता है दोस्तों, अर्थ लिया गया है। अब उसके बाद हम इसके बारे में देखें तो इस सभ्यता का जो अर्थ के बाद स्थिति आती है, तो स्थिति में कौन सा बिंदु लेंगे, तो वो बिंदु आता है दोस्तों कौन सा, कालीबंगा की स्थिति। तो कालीबंगा की जो स्थिति है वो दूसरा बिंदु आता है। ध्यान से देखना दोस्तों कि कालीबंगा को अभी मैंने दृष्टिगोचर किया था, आपको सीधा सीधा बताना है कहां पर, भारत में है, भारत में भी कहां पर, राजस्थान में है, और राजस्थान में भी कहां पर, कौन सा जिला वर्तमान लिखेंगे तो वो आएगा दोस्तों हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ जिले में भी कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, तो वो नदी कौन सी है दोस्तों, घग्गर नदी। और घग्गर नदी के बारे में आपसे पूछते हैं तो अब इसके बारे में उपनाम या उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे तो मैं आपके सामने बता देता हूं कि घग्गर नदी जो है किसकी सहायक है, या आपको पता है कि ये सहायक नदी है दोस्तों प्राचीन सरस्वती की सहायक नदी, प्राचीन सरस्वती की सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। दूसरा, इस नदी का एक दूसरा या संस्कृत में नाम क्या है, दृश्यवती नदी। तीसरा उपनाम इस नदी का जो पड़ा है दोस्तों वो है हकरा नदी। आगे चलें तो इसे एक दो नामों से भी जाना जाता है, एक तो पश्चिमी जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है उस पश्चिमी क्षेत्र या पाकिस्तान का शोक कहते हैं दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र जो पश्चिमी राजस्थान है और या पाकिस्तान का शोक कहते हैं। और दूसरे नाम भी बताए गए जो क्षेत्रीय नाम है, इसे मृत नदी भी कहते हैं और एक नाम इसका लेटी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों रेगिस्तान में जाकर इसका तल छिछला है और ये जो है अंदर में अंतर प्रवाह में बहती है। कभी कभी बारिश के दिनों में ये ऊपर तलछट पे आ जाती है और ऐसी लगती है कि इसका प्रवाह कोई है नहीं, इसलिए मृत या लेटी नदी कहते हैं। और जब बाढ़ आती है यानी तो वो पानी अंदर उतरता है तो बहुत जोर से आवाज करता है, इस कारण इसका हकरा नदी कहते हैं। आगे चलकर कभी बाढ़ के समय में ये पाकिस्तान में तबाही मचा देती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान का शोक कहलाता है। आगे बात करें दोस्तों कि इस कालीबंगा का जो है खोज एवं उत्खनन कैसे हुआ, खोज प्लस उत्खनन की बात करेंगे और यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। और वो प्रश्न कौन कौन से है दोस्तों, वो ध्यान से देखना कि सबसे पहले आता है खोज। खोज करने का जो श्रेय है किसका, कालीबंगा का। कालीबंगा जो स्थल है इसकी खोज का श्रेय जो है देश आजाद होने के पश्चात सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में करने का श्रेय दिया जाता है अमलानंद घोष को। अमलानंद घोष ने इसका खोज की है, प्रथम उत्खनन भी किया।
फर्स्ट ग्रेड में, पिछली बार के फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो है कालीबंगा की खोजकर्ता कौन है, तो अमलानंद घोष। आगे आता है इसका विस्तृत उत्खनन की बात आती है, तब उसमें आता है कि इसका उत्खनन जो है लंबे समय तक किया गया, वो है दोस्तों 1961 से लेकर 1969 ईस्वी तक किया गया है। करने वाले कौन थे उसके बारे में भी बहुत बार प्रश्न आया है। इसमें एक जो पहला महोदय है उसका नाम है बीबी लाल, दूसरा जो है इनके सहयोगी जो थे वो थे बी के थापर, ब्रिजवासी लाल हिंदी नाम होता है इनका ब्रिजवासी लाल, और दूसरा जो था बालकृष्ण महोदय ने इन दोनों का मिलकर यहां से लेकर यहां तक उत्खनन किया है। आगे चले दोस्तों कि कालीबंगा का जो हमने स्थिति बता दी, नाम बता दिया, खोज और उत्खनन की चर्चा हो गई। दोस्तों कालीबंगा की जो हमने इसका कालीबंगा के बारे में सबसे पहले अपने पढ़ा था अर्थ, उसके बाद अपने इसकी पढ़ी है दोस्तों स्थिति, और उसके बाद अध्ययन कर चुके हैं इसके खोज और उत्खनन। खोज और उत्खनन में महत्वपूर्ण दो तरह की बात निकल के आई थी। अब तीसरा बिंदु चौथा बिंदु जो हम लेके आ रहे हैं वो चौथा बिंदु है दोस्तों प्रमुख पूरा सामग्री। प्रमुख पूरा सामग्री की जब बात करते हैं दोस्तों तो प्रमुख पूरा सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी? इस कालीबंगा की। कालीबंगा की महत्वपूर्ण पूरा सामग्री क्या है इसके बारे में तो एक एक करके प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तो जो बात आती है कि यहाँ से सिंधु सभ्यता के दूसरे स्थलों की तरह यहाँ भी कितने टीले? 2 टीले प्राप्त हुए हैं। अब इन टीलों के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे आपका ये है पश्चिम दिशा में जो टीला है वो कौन सा आएगा? नगर टीला। और जो पूर्व दिशा में स्थित था वो कौन सा आएगा दोस्तों? दुर्ग टीला। इधर दुर्ग बसा हुआ था और इधर नगर टीला बसा हुआ था। इनमें 2 टीले आए थे, दुर्ग टीला, नगर टीला। अब उसमें से पहले की बात करूंगा और वो कौन सा है दोस्तों? दुर्ग टीला। अब दुर्ग टीले पर ध्यान आकर्षित करूंगा दोस्तों आपका कि देखना कि दुर्ग टीला जो बना था, ये वाला दुर्ग टीला, क्या क्या सामग्री मिली है। जैसे ये आपका दुर्ग टीला है, इस दुर्ग टीले का लोगों ने उत्खनन किया तो इसके चारों ओर भी क्या मिली है दोस्तों? सुरक्षा दीवार। ये सुरक्षा दीवार मिली है, ये किसकी बनी थी? कच्ची ईंटों की। और कच्ची ईंटों की मिली है, इसका मतलब है कि इन ईंटों को अग्नि में न पकाकर धूप में सुखाकर बनाया गया। सुरक्षा दीवार तो थी लेकिन कच्ची ईंटों की बनी थी। आगे चले तो यहाँ पर विशेष पुरोहित आवास के साथ साथ क्या मिला कि इसके बगल में एक जुड़ा हुआ एक टीला और था, इसको दोस्तों मध्यम टीला कहते हैं। कौन सा टीला? मध्यम टीला। ये मध्यम टीला जो है इस गढ़ी या दुर्ग से जुड़ा हुआ था। यहाँ से जो उत्खनन के दौरान यहाँ पर जो है दोस्तों चूल्हे या जो आपके अग्नि वेदिकाएं, यहाँ पर यज्ञ करने की यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई है दोस्तों। और वो यज्ञ वेदिकाएं जो है दोस्तों कितनी बताई गई हैं? 6। इन यज्ञ वेदिकाओं में जैसे ये यज्ञ वेदिका बनी है, इसमें विद्वानों ने और उत्खनन करके अंदर से देखा तो क्या निकली है? राख निकली है। और राख के साथ यहाँ से जो है क्या मिली है? पशुओं की हड्डियां। और पशुओं की जब हड्डियां मिली हैं तो पशुओं की हड्डियां और राख एक साथ मिलने से जो विद्वानों को प्रमाणित हो गया कि सर्वप्रथम पशु बलि का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ? पशु बलि जो मिलती है दोस्तों कालीबंगा से मिलती है। तो दोस्तों यहाँ से दुर्ग टीले से जो यज्ञ वेदिकाएं मिली है उनसे हमें पशु बलि के प्रमाण भी मिलते हैं और धार्मिक संस्कार के प्रोग्राम भी प्राप्त होते हैं। आगे चले कि दुर्ग टीले, कालीबंगा के दुर्ग टीले से निकलकर हम अब किधर आ रहे हैं? नगर टीले की तरफ आएंगे। नगर टीले की तरफ आते समय विद्वानों को जो है इस नगर टीले के बाहर जो है विद्वानों को एक
हल्की रेखा के द्वारा यहाँ से खुदाई किया हुआ एक खेत प्राप्त हुआ है और इस खेत को हल के द्वारा जोता गया है। तो जुताई किया हुआ हल के द्वारा जो जुताई किया हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है? एकमात्र कालीबंगा से। अब इसमें बहुत सारे लोग जो है बताते हैं गेहूं और चावल के गेहूं और जौ के अवशेष साथ में मिले हैं, और कोई बताते हैं कि आपकी सरसों और जो है जो चना, सरसों और चना एक साथ बोया गया है। तो दोनों फसलें एक साथ बोने के कारण ये जो अवशेष है दोस्तों, साक्ष्य जो है वो मिश्रित कृषि के साक्ष्य भी कहलाते हैं। मिश्रित कृषि का प्रमाण भी कहां से मिला है दोस्तों? कालीबंगा से मिला है। आगे चले कि इन लोगों ने जब नगर में प्रवेश किया, विद्वानों ने, तो क्या हुआ? जब ये नगर में प्रवेश किया, दुर्ग टीले की बात होगी, नगर टीले में प्रवेश किया तो यहाँ पर भी मुख्य सड़क थी, और मुख्य सड़क के अंदर में जो मकान बने थे वो भी समकोण पर बने हुए मकान थे, और इनके जो दरवाजे हैं वो उप सड़क पर जाकर खुलते थे। इनके जो मकान बनाने की जो संरचना थी, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। उन प्रश्न के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ कि ये जो मकान है वो मकान जो है उसका दरवाजा किधर खुला हुआ है? ये उप सड़क पर खुला हुआ है। ये अंदर जाने का रास्ता है। जैसे ही पहुंचे तो आपको घर के अंदर सबसे पहले तो क्या मिलेगा? आंगन। जब आंगन मिलता है तो इस आंगन में, कालीबंगा के आंगन में जो फर्श बना था वो भी दोस्तों ईंटों का था। लेकिन वो कौन सी ईंटों का था दोस्तों? अलंकृत ईंटों का फर्श बना हुआ था। ये बात महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण। अलंकृत ईंटों से बना हुआ फर्श कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से। अलंकृत ईंटों का मतलब, जैसे ये ईंट है, ये ईंट लगा दी गई तो इस ईंट पर जो है मछली, स्वास्तिक, सूर्य आदि के जो है चित्र बनाकर यहाँ पर फर्श में लगाए गए थे। तो अलंकृत ईंटों का फर्श कालीबंगा से घोषित होता है। आगे चलें कि इनकी जो मकान जो बने हुए थे उसके अंदर कई कई कमरे भी बने होते थे। अब कई कमरे होते थे, उनमें सामूहिक परिवार के निवास के प्रमाण हैं। दूसरा आता है कि इन मकानों की जो दीवारें हैं वो भी कच्ची ईंटों की बनी थी। क्या दीवारें? दीवारें कच्ची ईंटों की बनी थी। आगे बताए गए हैं कि इन दीवारों में क्या आई हुई थी? दरार। दरार मान जानते हैं दोस्तों कि जो दीवार बनी है उसमें बीच में जो छेद आ जाता है वो दरार जो है कालीबंगा में देखने मिलता है एकमात्र। और जब दरार देखी गई है तो यहाँ पर विद्वानों ने ये अनुमान लगाया है कि सर्वप्रथम भूकंप के जो प्रमाण मिलते हैं भारत में वो कहाँ से मिलता है दोस्तों? कालीबंगा से। विद्वानों ने कहा है कि ये दरारें भूकंप के आने से हुई है, और इस सभ्यता का अंत भी भूकंप से बताते हैं। तो ये दरारों में दीवार जो है दरार जो आई है उनके प्रमाण बताए गए। आगे चले कि प्रत्येक घर में, कालीबंगा के प्रत्येक घर में एक एक कुआं होता था, और ये जो कुआं होता था वो कई काम में आता था। घर में पानी की सप्लाई के लिए, और उसे आच्छादित भी किया गया था, ढका भी जाता था, और ये नहाने धोने और इस पानी पेयजल की व्यवस्था के लिए काम में आता था। लेकिन कुएं के बगल के जो पानी है, जो बेकार का पानी है, वो बाहर की जो नाली है उस नाली में निकालने के लिए यहाँ से जो है दोस्तों कालीबंगा के लोगों ने क्या किया है? लकड़ी की नाली लगाकर इस पानी को मुख्य नाली में जोड़ा गया है। तो ये प्रश्न बनता है दोस्तों क्या कि एकमात्र विश्व में लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से आता है। इस प्रकार और एक और बात आती है कि जब इनकी सुरक्षा दीवार कच्ची ईंट की, सड़कें जो बनी हुई है वो कच्ची ईंटों की, इनके जो आपकी नालियां बनी वो कच्ची ईंटों की, दीवारें बनी कच्ची ईंटों की, और उनकी जो व्यवस्था है, निवास की जो अवस्था है, उसके आधार पर एक हमारे विद्वान हुए हैं जिनका नाम है दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या नाम दिया है? तो क्या विशेषता बताई दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो 3 राजधानियां हुआ करती थी उसमें प्रथम राजधानी जो बताई गई है वो है मोहनजोदड़ो, और दूसरी राजधानी बताई गई है दोस्तों हड़प्पा, और तीसरी राजधानी सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे बताया गया है?
कालीबंगा को दर्शाएगा। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है। आगे चले दोस्तों कि कालीबंगा में ये तो घरों की बात हुई, इस घरों के अलावा और क्या प्रमाण मिले हैं उनके बारे में एक एक वर्णन करते हैं कि उसका वर्णन जो हम लिखूंगा वो आएगा अन्य पुरा सामग्री। अन्य पुरा सामग्री की बात करते हैं तो उसमें बात आती है इसमें पहले कि क्या क्या सामग्री यहां से मिली है। एक आती है आपकी ऊंट की हड्डियां। ऊंट की हड्डियां मिलने का एकमात्र स्थान कौन सा है? तो कालीबंगा। दूसरा बिंदु कि यहां से जो है हाथी का एक दांत पूरा, दोस्तों हाथी के दो दांत होते हैं जो बाहर निकले होते हैं। हाथी का भेजा कपालखंड कहां से मिला है? वो है मोहनजोदड़ो से। लेकिन हाथी का एक पूरा दांत कहां से मिलता है? तो दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त होता है। इसके आगे चले कि स्वास्तिक चिन्ह भी कहां से मिला है? तो स्वास्तिक चिन्ह भी हम कहां से देखने को मिलेगा दोस्तों? वो भी कालीबंगा से। आगे चले कि यहां पर जो है मिट्टी का बना हुआ स्केल, मिट्टी का बना स्केल जो है वो कहां से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से। इसी तरह पहले मैंने बताया सीप का बना हुआ स्केल या पटरी कहां से मिलती है? तो दोस्तों वो है मोहनजोदड़ो से। आगे की सामग्री बताऊं मैं कि यहां से और क्या सामग्री मिली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है, और वो है दोस्तों बेलनाकार मोहर। बेलनाकार मोहर की जब बात आती है वो दोस्तों कहां से प्राप्त होती है? तो वो है दोस्तों कालीबंगा से। कैसे? एक होता है आयताकार, आयताकार की आकृति इस प्रकार से है, वर्गाकार की आकृति होती है तो इस प्रकार से है, लेकिन एक बेलनाकार इस तरह की जो बेलन के आकार की जो मोहर है अगर वो कहां से मिलती है? तो कालीबंगा से। लेकिन इस बेलनाकार मोहर पर जो है एक तरफ बाघ का चित्र मिलता है और इसकी आकृति जो है बेलन के आकार के समान मिलती है, लेकिन इस मोहर को विदेशी न भारतीय न बताकर विदेशी बताया गया। कौन सी? इसको कहा है दोस्तों मेसोपोटामिया की मोहर। मेसोपोटामिया की मोहर जो है कालीबंगा से प्राप्त होती है। दोस्तों अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया है कि किस सभ्यता का जो समीकरण है या जो लेन देन आपसी संपर्क जो है विदेशियों से था, किन प्रमाणों के आधार पर बता सकते हैं? तो इस तरह की जो मेसोपोटामिया की जो मोहर अगर कालीबंगा में मिली है तो कालीबंगा आता है। इसी प्रकार हमारे आहड़ या धूलकोट में जो वहां पर जो धूपदानियां हैं वो हमारे भारतीय देन नहीं, वो विदेशियों की थी। इस कारण जो हमारा धूलकोट और हमारा कालीबंगा का जो संपर्क है उस समय तात्कालिक विदेशियों से रहा है, ये ध्यान में रखना है। एक बेलनाकार मोहर की बात होगी। आगे चलकर मैं एक छठी जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, और वो कौन सी है दोस्तों? वो यह है कि एक बालक की खोपड़ी मिली है। उस बालक की खोपड़ी में जो है दोस्तों 6 छेद थे। कितने छेद? 6 छेदयुक्त बालक की खोपड़ी कहां से प्राप्त होती है? तो आपको बताना है दोस्तों कालीबंगा से। कैसे? कि उस बालक के मस्तिष्क में जो है पानी भर गया। पानी भरने के कारण तात्कालिक चिकित्साविदों ने जो गरम सरिये करके उसकी खोपड़ी में लगाए गए, जिसे दाग कहते हैं, और उसके करने से उसकी चिकित्सा करना चाहा, लेकिन जो है उसके दुर्भाग्यवश बच नहीं सका, उसे दफनाया गया था। जो दफनाए गए हैं तो उससे दफनाए हुए बच्चे की जो खोपड़ी मिली है उसमें छेद थे। तो ये बात आती है, यहाँ से दो तरह की बात खास रूप से जानी जाती है कि छेद युक्त खोपड़ी है, उपचार किया गया था। वो कौन सी है दोस्तों? शल्य क्रिया। दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम शल्य क्रिया का प्रमाण कहां से मिलता है? तो कालीबंगा से। एक छोटे बालकों को उस समय कलश में, बड़ा बड़े जो कलश होते थे उस कलश में जो है दफनाकर उसका संविधान किया गया, दाह संस्कार किया गया। तो कलश में शव के संविधान भी कहां से मिलते हैं? तो कालीबंगा बताना है आपको। दोस्तों इसी प्रकार जो हम कालीबंगा पर और बात कर रहे थे कि कालीबंगा से और क्या क्या सामग्री मिली है, तो यहां से हमें मिलता है एक सूती कपड़ा, दोस्तों यहां से हमें मिलता है बाजरा,
दोस्तों यहाँ से जो अन्य धान जो मिलते हैं, चना, सरसों और आपका गेहूं और जौ, वो पहले बता चुका हूं। दोस्तों इस कालीबंगा से जो अवशेष मिले हैं वो भारतीय संस्कृति के लिए अमूल्य रहे। यहाँ से एक तांबे का बना हुआ बेल भी मिला है, तांबे का बेल जो कि कुबड़दार है, कुबड़दार बेल, ये तांबे का बेल के अवशेष भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आज की कक्षा में आपने देखा एक चनहुदड़ो और एक कालीबंगा। तो कालीबंगा का जो क्षेत्र है वो भारत में राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में था, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है। वहां से इस सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इस सभ्यता से संबंधित आपके जो प्रश्न आते हैं वो अंतिम रूप से एक और मैं बता देता हूं कि कालीबंगा के पहले और कालीबंगा के बाद भी अवशेष रहे थे। उसमें ये बताता है कि कालीबंगा के बगल में एक संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, उसका नाम है दोस्तों पीलीबंगा। पीलीबंगा भी इसी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। और यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, वो है शवाधान का। शवाधान का मतलब शमशान से संबंधित बात है। शमशान से संबंधित बात है तो यहाँ शमशान या शवाधान 3 प्रकार से मिलते हैं जो किसी भी स्थल से नहीं मिलता। वो 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तो आता है दोस्तों पूर्ण शवाधान। पूर्ण शवाधान का अर्थ होता है दोस्तों कि मृतक को अपने परिवार के लोग जमीन में पूरा का पूरा दफना देते थे, उसे कहते हैं पूर्ण शवाधान। दूसरा है आंशिक शवाधान। आंशिक शवाधान की जब बात आती है तो उसमें ये बात आते हैं कि ये लोग शव को जंगल में छोड़ देते थे, पशु पक्षियों के द्वारा खाने के पश्चात जो उनके अवशेष बच जाते थे उनको किसी कलश या किसी मटके में रखकर दफनाते थे, उसे कहते हैं आंशिक शवाधान। और तीसरा जो प्रकार है वो है दोस्तों शवदाह। शवदाह का मतलब यह है कि उस मृतक को वो परिवार के लोग जला देते थे। इस प्रकार 3 प्रकार के पूर्ण शवदान, आंशिक शवदान और शवदाह, ये 3 प्रकार के जो शवदान है कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? कालीबंगा से मिलते हैं। एक और बात दोस्तों कि यहाँ से उत्खनन करने पर जो है विद्वानों को 5 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले। कितनी संस्कृतियों के? 5 संस्कृतियों के। और 5 संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब क्या बताना चाह रहे कि जैसे ये स्थल है, इस स्थल को खोजने पर एक यहाँ पर ये लोग अलग थे, ये लोग अलग थे, ये लोग अलग थे, ये अलग थे और ये अलग थे। इस प्रकार 1, 2, 3, 4 और ये 5 संस्कृतियों के जो लोग मिलकर अलग अलग प्रकार से निवास करते थे। यहाँ पर कुछ पूरा सामग्री अलग मिली, यहाँ अलग मिली, यहाँ अलग मिली और यहाँ अलग मिली, यहाँ अलग मिली। तो यहाँ पर कितनी संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं? तो दोस्तों 5। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि कालीबंगा से किसी न किसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछता है। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर प्रश्न बनते हैं तो एक तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा से, ये 3 जो स्थल हैं आपको बहुत अच्छी गहराई से याद कर लेना है दोस्तों। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो सारे एक एक जो मैंने बात बताई है वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। अपने घरों में सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य की ओर निकट पहुंचे। मैं ईश्वर से कामना करता हूं आपको जल्दी से आपको रोजगार में सिलेक्शन कराए, आपको लक्ष्य में हासिल करवाए। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।